हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का महामानव मोदी जी की अंदाज में आज के इस क्लास में, जहां हम लोग सीखेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री, जो कि है हमारा ये चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु। उसमें जो हमारा आता है एक टॉपिक जस्ते का निष्कर्षण। यहाँ से निष्कर्षण से 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनसे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दस्ते का निष्कर्षण आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले जब हम इसको दस्ते का निष्कर्षण पढ़ते हैं तो इसमें हमें यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस तरीके से पहले देखते हैं इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो हमारे एग्जाम में आ सकता है कि इससे कि जस्ते के मुख्य अयस्क कौन कौन है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जस्ते का एक अयस्क दे देगा जिंक ब्लेंड, दे देगा जिंक ब्लेंड, और जिंक ब्लेंड का हम लोग को क्या पूछ लेता है, सूत्र पूछ लेता है इस तरीके से। या फिर कुछ 2 नंबर में ही बोल देगा कि जिंक ब्लेंड से जस्ते का निष्कर्षण करके बताइए, या फिर जस्ते का निष्कर्षण एक पूरा टॉपिक 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे उसे आज हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर हमें किसी भी टॉपिक पे किसी भी धातु का अगर निष्कर्षण पूछता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि उस धातु कौन सा है, यानी कि उसका नाम। तो यहाँ पे कौन सा धातु है, धातु है हमारा जिंक, जिसे हम क्या कहते हैं, जस्ता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जस्ता। ठीक है, इसके बाद इसका हम संकेत लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, संकेत। इस जिंक का संकेत क्या होता है, Zn। उसके बाद हम लिखेंगे इसके प्रमुख अयस्कों को, प्रमुख अयस्क। ठीक है, इसके प्रमुख अयस्कों को लिखेंगे, जो कि है यहाँ पे इस तरीके से। इसके प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड, इसका सूत्र होता है ZnS। इसका कॉमा देकर कैलेमाइन, कैलेमाइन जिसका सूत्र होता है ZnCO3। इसके बाद एक और इसका होता है जिंकाइट, जिसका सूत्र होता है ZnO। तो ये इसके 3 प्रमुख अयस्क है। ठीक है, इसके कितने 3 प्रमुख अयस्क है, कितने अयस्क, तो 3। एक है जिंक ब्लेंड, एक है कैलेमाइन, उसके बाद है जिंकाइट। जिंकाइट का सूत्र होता है ZnO, जिंक ब्लेंड का ZnS, कैलेमाइन का ZnCO3। तो इस तरीके से इसके 3 अयस्क है। अब बारी आती है इसके निष्कर्षण की। इसका निष्कर्षण किससे किया जाएगा, तो यहाँ पे हम ये भर्जन तथा निष्ठापन में पढ़ते हैं कि किसी भी तत्व, किसी भी धातु का निष्कर्षण करने के लिए हमें उसके अयस्कों को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है, और ऑक्साइड के रूप में बदलने के बाद वह क्या हो जाता है, आसानी से उसको हम कार्बन के साथ अपचयित करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो जिंकाइट जो है वो ऑक्साइड के रूप में है, जिंकाइट ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड के रूप में है। लेकिन हम यहीं पे बात करते हैं जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन एस की, जो कि एक S मतलब सल्फाइड के रूप में, CO3 मतलब कार्बोनेट के रूप में, यानी कि जिंक ब्लेंड है यहाँ पे जिंक सल्फाइड के रूप में और कैलेमाइन है जिंक कार्बोनेट के रूप में। तो यहाँ पे हम कार्बोनेट और सल्फाइड से हम इसका क्या सीखेंगे, निष्कर्षण सीखेंगे। और हम लोग भर्जन में पढ़ते हैं कि भर्जन विधि का उपयोग वहां पे करते हैं जहां पे सल्फाइड एस को, यानी कि सल्फाइड अयस्कों से धातु प्राप्त करने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जिंक ब्लेंड। सल्फाइड अयस्कों से धातु को प्राप्त करने में हम किसका उपयोग करते हैं, भर्जन का। और अगर कार्बोनेट अयस्क होगा और उससे अगर हमको निकालना होगा धातु, तो वहां पे हम लोग उपयोग करेंगे निष्ठापन विधि का। विधियां कितनी है हमारे पास, 2 विधि है। एक विधि है हमारे पास भर्जन की विधि, और दूसरी विधि हमारे पास निष्ठापन की विधि। निष्ठापन 2 विधि इस तरीके से है। भर्जन विधि से हम लोग करेंगे सल्फाइड एस का निष्कर्षण, और निष्ठापन विधि से करेंगे हम लोग कार्बोनेट एस का निष्कर्षण। कार्बोनेट एस इन दोनों में है कैलेमाइन, यानी कि कैलेमाइन का निष्कर्षण होगा इससे, और जिंक ब्लेंड का होगा ZnS से, ये भर्जन विधि से। तो इसमें हम सबसे पहले इतना लिखने के बाद अब हम लिखेंगे इसका निष्कर्षण। क्या लिखना होता है इसके बाद हमें, इसका निष्कर्षण। निष्कर्षण में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कितने प्रकार के तत्व, कितने यहाँ पे हमारे पास अयस्क है, तो 3 अयस्क है, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट। और यहाँ पे हम पाते हैं कि ZnO, जो कि ZnO है वो ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, और इसको प्राप्त करना आसान है, जिसके कारण इसको हम छोड़ के चलते हैं। पहले सीखेंगे जिंक ब्लेंड के द्वारा, उसके बाद सीखेंगे कैलेमाइन के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें कौन सा है, A नंबर देकर के हम लोग लिख सकते हैं इसके द्वारा, जिंक ब्लेंड के द्वारा। जिंक ब्लेंड अयस्क से, जिंक ब्लेंड अयस्क से हम लोग क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे, ये जिंक धातु का निष्कर्षण। तो आइए इसे सीखते हैं। जिंक ब्लेंड कौन से रूप में पाया जाता है, तो ये सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, और हम लोग जानते हैं कि सल्फाइड के रूप में पाए जाने वाले का निष्कर्षण करते हैं भर्जन विधि से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जिंक ब्लेंड को क्या करते हैं,
जिंक ब्लेंड को भर्जन जिंक ब्लेंड को भर्जन विधि से वायु की उपस्थिति में जिंक ब्लेंड को भर्जन विधि से वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड। ये दोनों जो प्रक्रिया है भर्जन और निस्तापन, ये प्रक्रिया है ऑक्साइड में बदलने की। भर्जन का प्रक्रिया होगा या फिर निस्तापन का प्रक्रिया होगा, दोनों में एसिड किसमें चेंज हो जाएगा, ऑक्साइड में। तो यहाँ पे जैसे हम जिंक ब्लेंड सल्फाइड एस पर हम लोग करते हैं भर्जन की विधि से, ये भर्जन की क्रिया करवाते हैं, तो यह गर्म करते वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका अब हमें यहाँ पे रासायनिक ये समीकरण लिखना होगा। किस तरीके से है, तो हमने क्या किया है, जिंक ब्लेंड को भर्जन विधि से वायु की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक ब्लेंड ZnS, इसको वायु की उपस्थिति में यानी कि यहाँ पे हो जाएगा O2, और वायु की उपस्थिति में हमने इसको क्या किया है, गर्म किया है। और दूसरा कौन सी क्रिया यहाँ पे हमने की है, भर्जन की क्रिया को किया है। और जब हम इस क्रिया को यहाँ पर करते हैं तो यह किसमें बदल जाता है, ZnO, जिंक ऑक्साइड के रूप में क्या कर जाता है, बदल जाता है। और यहाँ से एक सल्फर निकल करके, ये सल्फर निकल करके क्या बना लेता है, SO2 का निर्माण कर लेता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे किसका निर्माण करते हैं, जिंक ब्लेंड का निर्माण करते हैं। किसका, जिंक ब्लेंड। ठीक है, ये हो गया जिंक ब्लेंड है, जिंक का निष्कर्षण करते हैं। यहाँ पे हो गया जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। इसके बाद ये जो हमारे जिंक ऑक्साइड मिला, इसको क्या करेंगे, प्राप्त ZnO को, हमको इस अभिक्रिया से क्या प्राप्त हुआ, ZnO। प्राप्त ZnO को कार्बन के साथ, प्राप्त ZnO को कार्बन के साथ अपचयित कर क्या प्राप्त कर लेते हैं, अपचयित कर जिंक धातु प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जिंक धातु को प्राप्त करते हैं। किसके साथ, जो हमारा प्राप्त ZnO है, इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कहा, किस, ये इसके क्या करते हैं, अपचयित करते हैं। किसके साथ, कार्बन के साथ, यानी कि इसकी अभिक्रिया होगी अब कार्बन के साथ, और यहाँ से कार्बन हट जाएगा, ये कार्बन क्या बना लेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, और यहाँ पे जिंक क्या हो जाएगा, अकेले क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जिंक का निष्कर्षण किस तरीके से हुआ, कैलेमाइनस के, तो ऐसे करते हैं। यहाँ पे हम लोग भर्जन की विधि अपनाते हैं। क्यों, क्योंकि भर्जन की विधि से हम लोग सल्फाइड एस का ये ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित करते हैं, और ऑक्साइड के रूप में बदलते ही उसका हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ अपचयित करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से अब जब हम यहाँ पे इसको प्राप्त करेंगे Zn, जिंक धातु, और ये जिंक धातु यहाँ पे हमें शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे जो जिंक धातु है वह अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो इसके नीचे हम एक लाइन और लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे लिखना है। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्राप्त Zn अशुद्ध होता है, प्राप्त Zn अशुद्ध होता है, जिसे वैद्युत अपघटन से शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे। ये होगा हमारा ये जिंक ब्लेंड से। अब हम सीखेंगे इसका निष्कर्षण किससे, तो ये कैलेमाइन से। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं। अब हमें दूसरा नंबर यहाँ पे सीखना है, जिसे हम नाम देंगे बी। किस विधि से हम लोग सीखेंगे इसको, किस अयस्क से, कैलेमाइन अयस्क से। कैलेमाइन अयस्क से, कैलेमाइन अयस्क से किस तरीके से सीखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैलेमाइन अयस्क किस रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट के रूप में। और कार्बोनेट के रूप में जो पाया जाता है उसको हम क्या करते हैं, निष्कापन करते हैं। और यहाँ पे भर्जन और निष्कापन में यही अंतर है कि भर्जन में हम लोग वायु जितना मन उतना मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन निष्कापन में हमको सीमित वायु या फिर बोल सकते हैं कि 9 के बराबर वायु ली जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलेमाइन अयस्क को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग किसको, कैलेमाइन अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में
कैलेमाइन एस्क को सीमित वायु की स्थिति में किस प्रक्रिया से निस्तापन, सीमित वायु की उपस्थिति में निस्तापन, कैलेमाइन एस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में निस्तापन प्रक्रिया से क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो कौन, कैलेमाइन जो है, तो कैलेमाइन किसके रूप में, कैलेमाइन ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। तो कैलेमाइन ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। और ये किस तरीके से बदलेगा उसे अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे है कौन, कैलेमाइन एस्क का सूत्र क्या होता है, ZnCO3। और इस ZnCO3 एस्क को हम लोग क्या करते हैं, सीमित वायु की उपस्थिति में, यानी कि यहाँ पे वायु की 9 की मात्रा उपस्थित होगी, और इसको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, निस्तापन प्रक्रिया द्वारा। निस्तापन प्रक्रिया द्वारा जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये गुजारते हैं, तो किसमें बदल जाता है, कैलेमाइन जो है, तो कैलेमाइन ऑक्साइड में बदल जाता है, यानी कि जो कैलेमाइन ZnCO3 था यह ऑक्साइड में बदल जाएगा, यानी कि ZnO में क्या कर जाता है, बदल जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या बना लेता है, CO2। यहाँ पे क्या बना लेता है, ये CO2 क्या कर लेता है, बना लेता है, ठीक है। अब जब जैसे ही यहाँ पे ये इतना घटना होगा, तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तो हमको ZnO प्राप्त हुआ, तो जैसे ही ZnO प्राप्त होता है वही हम पीछे वाली प्रक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, क्या पीछे वाली थी, यहाँ पे ZnO जो प्राप्त ZnO है उसको हम कार्बन के द्वारा क्या कर लेते हैं, अपचयित। यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त ZnO को कार्बन की उपस्थिति में गर्म करके क्या प्राप्त कर लेते हैं, गर्म करके जिंक प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से हम किसका निष्कर्षण करेंगे, जिंक का, ZnO। और इस ZnO को हमको किसके साथ, कार्बन के साथ क्या करना है, गर्म करना है, कार्बन की उपस्थिति में गर्म करना है। तो हमको क्या मिलेगा, जिंक धातु मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ का O, यहाँ का कार्बन मिलकर के बना लेगा CO, जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से यहाँ पे जो जिंक प्राप्त हुआ वो भी अशुद्ध होगा, और इस अशुद्ध जिंक को फिर हम लोग इसके नीचे लिख देंगे प्राप्त Zn अशुद्ध होता है, जिसको हम लोग क्या कर लेते हैं, विद्युत अपघटन विधि से क्या कर लेते हैं, शुद्ध कर देते हैं। तो इस तरीके से हम सीखते हैं ये कैलेमाइन एस्क और जिंक ब्लेंड एस्क से इसका निष्कर्षण, जस्ता यानी कि जिंक का निष्कर्षण। अब हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे इसी क्रम में कौन सा, तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, और इसके बाद हम लोग फिर सीखेंगे लोहे का निष्कर्षण। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो भी क्लास 10th की केमिस्ट्री फिजिक्स में, वो आप सभी को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों को भी बताइए, अगर टॉपिक समझ में आता है तो अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और हमारे उत्साह को बढ़ाएं।